हेलो, नमस्कार बच्चों। आप सभी का फिर से अपनी क्लास में वेलकम है। और आपका आज का जो टॉपिक रहेगा वो 3 पॉइंट अपने हैं। एक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता और दूसरा ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण रिएक्शन। इनकी बात अपन करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहेंगे अपन कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता की। देखो, अम्लीयता की जो वजह है वो देखो RCOOH है। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसमें से अगर यहाँ से ये H+ निकलता है, इससे बनता है RCOO-, कार्बोक्सिलेट बनता है और साथ में ये H+ आयन निकलता है। इस वजह से इसकी अम्लीयता रहती है। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें लॉजिक ये है, स्थायित्व के अपन उसकी अम्लीयता की बात करें कि कौन ज़्यादा अम्लीय होगा कौन कम अम्लीय होगा। तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, या यूँ भी कहा जाता है कि H+ आयन का निष्कासन आसानी से होता है तो अम्लीयता ज़्यादा होती है। पर मैं लॉजिकल बात यहाँ से है कि कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, उस अम्ल के लिए उसकी अम्लीयता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो भाई इसके स्थायित्व के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं वो भी अपन बात करेंगे। और स्थायित्व का मतलब ये है कि ये जो आपका ऋण आवेश है, ठीक है, ये ऋण आवेश है, इस चार्ज को कम करने की बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, अगर चार्ज जितना ज़्यादा कम किया जाए इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और इसके लिए देखो, ऐसा करने के लिए बच्चों हम 2 प्रकार के ग्रुप्स की बात अपन करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप की हेल्प से हम जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता को जो है वो समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से मतलब है इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले ग्रुप या आकर्षित समूह कह दो, ये है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप। कौन से ग्रुप है? प्रतिकर्षी ग्रुप समूह। कौन होते हैं वो भी थोड़ा सा गौर कर लो बच्चों। इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले, अगर किसी श्रृंखला में अगर इनको जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इनमें देखो सिंपल सा है, जैसे आपका Cn हो सकता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी में, ऐसे ही NO2 है वो भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे ये हैलोजन हैं वो भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी में आते हैं। जैसे एक ही कार्बन पर मान लो ऐसे 3 फ्लोरीन है तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन आकर्षी के रूप में ही काम करेगा। ऐसे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लेकिन इनमें जैसे आपके मेनली एल्किल जो ग्रुप होते हैं, एल्किल समूह, R समूह होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में होते हैं। क्लियर है बात? जैसे फॉर एग्जांपल आपका CH3 है ना, ऐसे ही C2H5 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आते हैं। और एक खास बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप, ये हमेशा अगर इनको जोड़ते हैं तो याद रखना ये अम्लीयता को बढ़ाने का काम करते हैं। भाई क्या कह रहा हूँ मैं, ये अम्लीयता को हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये अम्लीयता को कम करने का काम करते हैं, अम्लीयता को कम करते हैं। या अम्लीयता इससे जो है वो कम होती है, ऐसे लिख दो आप, तो इस टाइप से भी लिख सकते हो। डिक्रीज होती है, इसमें इंक्रीज होती है, ये है इसमें। तो अगर ऐसे ग्रुप्स को अपन जोड़ते हैं तो इससे क्या है, अम्लीयता में वृद्धि होती है। क्योंकि होता क्या है, अगर ऐसे ग्रुप्स को हम जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आकर्षित होंगे, जिसकी वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका स्थायित्व बढ़ता है। जबकि वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपन जोड़ते हैं तो उनकी वजह से क्या होगी, अम्लीयता डिक्रीज, क्योंकि वो क्या करते हैं, उस कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को बढ़ाते नहीं हैं। ये चीज़ है। देखो कुछ एग्जाम्पल से अपन देखें कि कौन कौन से उदाहरणों में जो है ये चीज़ है। वैसे 2 चीज़ों का कंपैरिजन अपन करें यहाँ से, कि मैंने कहा भाई एक तो अपने पास है, जैसे ये है C, इसको मैं कह दूँ SCOOH है, ये तो SCOOH है। दूसरा क्या है बच्चों, CH3COOH, ये 2 हैं। और देखो निश्चित रूप से इसकी अम्लीयता ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा ये जो है आपका +I प्रभाव वाला है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसमें, है ना, इनको अपन जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए +I इफेक्ट वाली बात भी करते हैं, +I प्रभाव वाले समूह।
और इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग होते हैं वो -I समूह वाले होते हैं, -I प्रभाव दर्शाने वाले। तो इस प्रकार से इसका मतलब है कि ये एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक आयन की स्थायित्व को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, जिससे कि अम्लीयता में क्या होगी, आपकी कमी आएगी। तो इन दोनों में, और यहाँ है नहीं ये, है ना, प्लस आई इफेक्ट वाला। ऐसे मान लो अपने ये कहें F अपने साथ है और इधर से मैंने कहा CH2 COOH और दूसरा ले लिया बच्चों CH3 COOH। अब ऐसी स्थिति में देखो यहाँ F जो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसे -I समूह की तरह अपन देख सकते हैं। तो इन दोनों में इसका ज़्यादा आएगा फिर, क्योंकि यहाँ कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I प्रभाव काम करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचने की। जैसे ही H+ का निष्कासन होगा तो इससे क्या बनेगा आपका, ये CH2 COO-, एक प्रकार का कार्बोक्सिलेट आयन है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ इसको ये खिंचा होगा फ्लोरीन की तरफ, इस वजह से। क्लियर है। जबकि ये ग्रुप क्या करते हैं, इस साइड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I एल्किल समूह जो होते हैं वो, जबकि ये खींचने की बात करते हैं। इस वजह से इस कार्बोक्सिलेट आयन का जो है स्थायित्व जो होता है वो बढ़ता है, और जहाँ स्थायित्व बढ़ता है कार्बोक्सिलेट आयन का, वहीं समझो बच्चों अम्लीयता ज़्यादा होती है। क्लियर है ये बात? ओके। और भी ये चीज़ें जैसे आप लोग उसमें लगा सकते हैं, जैसे मान लो एक अपने पास आपका ये है ये बेंजोइक एसिड है ये, जैसे, है ना। तो ये चीज़ है। अब मैंने इसमें क्या लगा दिया, ये बेंजोइक एसिड में ये COOH समूह है, और इसके साथ यहाँ तो लगा दिया मैंने NO2। क्लियर। और दूसरी जगह ये लगा दिया है बच्चों, यहाँ COOH है और यहाँ लगा दिया है CS। देखो वही बात है, किसका कम किसका ज़्यादा होगा। तो देखो भैया, ये आपका है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप। तो इसका काम तो ऐसा है कुछ, और इसका काम ऐसा है ना, दोनों के उल्टे काम हैं। तो ये जो आपका EDG है, ये कहीं ना कहीं जो अम्लों की अम्लीयता है उसको कम करने का काम करेगा। तो सिंपल है, ये सबसे कम होगा, सही है, इसकी अम्लीयता इससे भी कम होगी जनरली। और फिर ये और सबसे ज़्यादा इसकी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल क्लियर है आपके कि इसका क्या रीज़न है, अम्लीयता कम है ज़्यादा है। तो जो मेन मुद्दे की बात थी वो मैंने बताई आपको। इसके बाद में जो है कुछ ये जो ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन और आपकी कौन सी है, हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण रिएक्शन, इन दोनों का यूज किया जाता है 1 डिग्री एमीन तैयार करने में। पहली बात तो ये अपनी माइंड में रहनी चाहिए, 1 डिग्री एमीन बनाने में काम आती है ये, बनाने में। ठीक, करते क्या हो साहब इसके अंदर, तो सबसे पहली बात अपन ग्रेबिल थैलेमाइड की करते हैं, ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन। 1 डिग्री एमीन बनाना है अपने को, तो क्लियर है मामला। देखो करोगे क्या, सबसे पहले बच्चों आप थैलेमाइड लो। देखो थैलेमाइड कैसे, CO और यहाँ से ये CO, ये बनाना आना चाहिए आपको NH, सही है। इसे थैलेमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थैलेमाइड, ऐसे कह दो थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन सबसे पहले KOH के साथ करानी है। KOH में करना क्या, देखो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल तो ये हट जाएगा और यहाँ H की जगह आ जाएगा पोटेशियम, -H2O हुआ, क्या मिली स्ट्रक्चर, यहाँ वही चीज़ें सब CO, है ना। ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 1 डिग्री एमीन तैयार करने के लिए। दोनों रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है। और यहाँ अपना जो है सेटलमेंट हो गया, किसका, NK बन गया भाई, सही है। अब इसकी जो रिएक्शन है, पोटेशियम थैलेमाइड बोल सकते हैं इसको बच्चों, आप बोल सकते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। क्लियर। इसके बाद में जो इसकी रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाएगी, क्योंकि अपने को तो एमीन बनाना है, एल्केन एमीन। ऐसी स्थिति में यहाँ से ये पोटेशियम ये X के साथ क्या बचा, यहाँ देखो प्रोडक्ट अपना मिला, यहाँ से ये CO और ये CO और यहाँ N था ही ना, ये एमाइड है, इसमें से H हटा, फिर उसकी जगह पोटेशियम आया K, और फिर K भी हटा, उसकी जगह अब आने वाला है R। क्लियर है। और लास्ट जो फाइनल स्टेप इसका होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन होता है भाई,
जल अपघटन में दो मॉलिक्यूल जल के काम आते हैं, कैसे, इनको भी थोड़ा सा आइडिया रखो कि यहाँ से H फिर OH ऐसे, सही है, और फिर यहाँ से भी वही H और फिर OH, क्लियर, ऐसे। तो यहाँ से तो क्या है आपका, ये 1 डिग्री एमीन बन जाएगा RNH2। ये कौन सी डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन, क्लियर। साथ में जो प्रोडक्ट अपना यहाँ बनेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में कह दो चाहे इसको, और ये अपना थैलिक अम्ल होगा भाई, CO, यहाँ से भी CO, इसके साथ OH और इसके साथ OH, ये जो है आपका वो बनेगा थैलिक अम्ल, थैलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन इससे क्या प्राप्त हो जाएगी अपने को, 1 डिग्री एमीन मिलेगी, क्लियर। तो ये है ग्रेविल थैलेमाइड रिएक्शन। इसके बाद में हम पढ़ना चाहते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण। यहाँ जो निम्नीकरण वर्ड आया है इसका भी एक अपनी जगह रोल है, क्योंकि निम्नीकरण से मतलब क्या होता है, निम्नीकरण से मतलब होता है कहीं ना कहीं कार्बन की संख्या में कमी होना, ठीक है, कार्बन की संख्या में क्या है, कमी होना। होगा क्या, देखो आसान सी चीज़ है। सबसे पहला काम है आपका इसमें कौन सी, हाफमान ब्रोमेमाइड की बात अपन कर रहे हैं, ये बात होगी इसकी। अब इसकी बात अपन कर रहे हैं हाफमान ब्रोमेमाइड, लिख देते हैं हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, निम्नीकरण रिएक्शन, क्लियर। 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए काम आती हैं। ये देखो क्या करते हो, हाफमान ब्रोमेमाइड। हालांकि देखो एमाइड का नाम आ रहा है तो इसका मतलब पहला काम तो आपको एमाइड लेना ही पड़ेगा, RCONH2, ये एमाइड है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले वही KOH और साथ में ब्रोमीन के साथ कराई जाएगी। इसके ये बैलेंस के लिए मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ, और ये रिएक्शन होगी तो इसमें आपका सबसे पहला काम बनेगा, निम्नीकरण बोला है इसमें। तो देखो ये एल्किल समूह में भी तो कार्बन होगा ही ना, तो यहाँ से ये जो कार्बन की संख्या है वो कम हो जाएगी। यहाँ एमाइड में ज़्यादा कार्बन रहेंगे, जबकि इसमें RNH2 ये जो आपकी 1 डिग्री एमीन है इसमें कार्बन का नंबर घटा है, इस वजह से इसे निम्नीकरण रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कम, यहाँ निश्चित रूप से यहाँ अपने को ध्यान रखना है, कार्बन की संख्या में 1 की कमी आएगी, यानी कि कार्बन कम होगा, आप तो यूँ समझ लो, ये वाला ही समझ लो। फिर बनेंगे क्या, तो फिर देखो बाई प्रोडक्ट का भी ध्यान रखो तो रख लो। ये क्या लिया है, KOH लिया है, तो यहाँ से आप K2CO3 निकाल सकते हो, और एक प्रकार आपका KBr बन जाएगा, जिसमें 2 KBr के बन जाएंगे। K2 चूँकि कितने हैं आपके, 2 हो गए सेट, सही है, पोटेशियम के 2 4 हो गए, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी इसके अंदर बनते हैं, तो वो इस हिसाब से सेट हो जाएंगे, 2H2O, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट भी है, पर मेन अपना जो मुद्दा था वो था 1 डिग्री एमीन। तो ये मेरे हिसाब से आपने तीनों बातें समझी होंगी। एक तो आपको बताया कि ये कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनकी अम्लीयता का जो निर्धारण है वो कैसे किया जाता है, कि कोई अम्ल कम अम्लीय है या फिर ज़्यादा अम्लीय है, अम्लीयता में कमी कैसे आ जाती है, अम्लीयता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। साथ में हमने ग्रेविल थैलेमाइड रिएक्शन की बात करी, उसके साथ हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण रिएक्शन जो कि 1 डिग्री एमीन के लिए ज़रूरी है।